विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। रात के 10 बज चुके हैं। वक्त हो गया है प्रदेश एट 360 का। शुरुआत करेंगे यूपी में अगर आज चुनाव हो तो किसकी सरकार बनती दिख रही है, इसे लेकर सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर हफ्ते का सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, जिसके जरिए आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि फिलहाल सूबे में कौन सी पार्टी का पलड़ा हावी दिख रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। आयोजन के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हो तो किसकी सरकार बनती दिख रही है, इसे लेकर सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर हफ्ते का सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, ताकि आपको भी आज के सियासी माहौल के बारे में जानकारी मिल सके और ये भी पता चल सके कि इस वक्त यूपी में किस पार्टी का पलड़ा मजबूत दिख रहा है। ऐसे में हम ये सवाल जनता के बीच लेकर गए कि यूपी में सीएम की पहली पसंद जनता किसे मानती है, तो ये जवाब सामने आया। योगी आदित्यनाथ 42% लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं, जबकि अखिलेश यादव 34% लोगों की पहली पसंद है। मायावती 14%, प्रियंका गांधी 4%, जयंत चौधरी 2% और अन्य किसी चेहरे को 3% लोग अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। वहीं सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने दूसरा सवाल भी लोगों से किया, जिसमें हमने लोगों से पूछा कि सीएम योगी के कामकाज से वो खुश है या नाराज, तो ये जवाब सामने आया। सीएम योगी के कामकाज से 43% लोग खुश नजर आए, 20% लोग उनके काम को औसत बता रहे, जबकि 37% लोग उनके काम से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम तीसरा सवाल भी जनता के बीच लेकर गए, जिसमें हमने पूछा कि यूपी में किस पार्टी की जीत होती दिख रही है। तो जनता ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक 48% लोग भाजपा प्लस की जीत का दावा कर रहे हैं, 31% लोग सपा प्लस की जीत का दावा कर रहे हैं, 7% लोग बसपा, 6% कांग्रेस, 3% अन्य, 3% लोग त्रिशंकु सरकार और 2% लोगों का कहना है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। वहीं हमने यूपी के लोगों से उन मुद्दों को लेकर भी सवाल किया जो चुनाव के दौरान हावी रह सकते हैं, और इसे लेकर जनता ने जो जवाब दिया वो ये रहा आपके सामने। 17% लोग ध्रुवीकरण के मुद्दे के प्रभावी रहने की बात कह रहे हैं, 25% किसान आंदोलन, 15% कोरोना, 7% सरकार का काम। यूपी विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त रह गया है। ऐसे में सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर हफ्ते का सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, ताकि आप भी यूपी में जारी सियासी महाभारत से पूरी तरह से अपडेट रह सके। वहीं इस सर्वे में फिलहाल तो भाजपा का पलड़ा ही भारी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में हमने जनता से सवाल किया कि यूपी में किस पार्टी को कितने वोट मिलते दिख रहे हैं, जिसके जवाब में जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने इस दौरान यूपी के हर हिस्से के वोटर्स के दिल की बात को समझने की कोशिश की। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के साप्ताहिक सर्वे में हम चुनाव से जुड़े हर अहम सवाल को जनता के बीच लेकर गए, जिसमें हमने लोगों से ये भी पूछा कि यूपी में किस पार्टी को कितने वोट मिलते दिख रहे हैं। तो जवाब में ये आंकड़े सामने आए। लोगों के मुताबिक भाजपा प्लस को 40% वोट मिलते दिख रहे हैं, सपा प्लस को 34%, बसपा को 13%, कांग्रेस को 7% और अन्य दलों को 6% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस दौरान सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने यूपी के अलग अलग हिस्से के मतदाताओं का भी मूड समझने की कोशिश की, और इस दौरान बुंदेलखंड के लोगों ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक बुंदेलखंड में भाजपा प्लस को 43%, सपा प्लस को 29%, बसपा को 15%, कांग्रेस को 8% और अन्य दलों को 5% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने अवध के लोगों के मूड को भी समझने की कोशिश की, और अवध के लोगों ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक अवध में भाजपा प्लस को 42%, सपा प्लस को 32%,
बसपा को 11%, कांग्रेस को 8% और अन्य दलों को 7% वोट मिलते दिखाई दे रहा है। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने अपने साप्ताहिक सर्वे में पूर्वांचल के लोगों का मन टटोलने की भी कोशिश की और पूर्वांचल के लोगों ने जो जवाब दिया उससे ये आंकड़े सामने आए। पूर्वांचल में भाजपा प्लस को 40%, सपा प्लस को 36%, बसपा को 12%, कांग्रेस को 7% और अन्य दलों को 5% वोट मिलते दिखाई दे रहा है। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने अपने सर्वे में पश्चिमी यूपी के लोगों से भी बात की और उनसे भी समझने की कोशिश की कि इस बार वो किस पार्टी पर भरोसा कर रहा है। तो जनता ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक पश्चिमी यूपी में भाजपा प्लस को 39%, सपा प्लस को 33%, बसपा को 16%, कांग्रेस को 7% और अन्य दलों को 5% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में फिलहाल यूपी के हर हिस्से में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है और भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा अब जनविश्वास रैली शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत कल से। इस दौरान नेता अपने क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसमें दिग्गज नेताओं से लेकर तमाम मंत्री भी मौजूद होंगे। ये यात्रा प्रदेश के 6 क्षेत्रों में एक साथ शुरू होगी। यात्राओं का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी से, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर से, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गाजीपुर से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बलिया से करेंगे। तो जनविश्वास यात्रा का आगाज कल से भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और इस यात्रा के जरिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो करेंगे। आपको बता दें, मथुरा से जन आशीर्वाद जन विश्वास यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, तो वहीं बलिया से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे। बिजनौर से नितिन गडकरी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। और आइए अब हम आपको डेटा पिक्चर के जरिए ये दिखाते हैं कि कौन नेता कहां से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से और राजनाथ सिंह जो हैं वो भी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा नितिन गडकरी बिजनौर से, गाजीपुर से स्मृति ईरानी और बलिया से शिवराज सिंह चौहान इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तमाम बड़े दिग्गज हैं जो जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कल यूपी के अलग अलग हिस्सों से करने वाले हैं। कुंभ और महाकुंभ के लिए दुनिया भर में पहचानी जाने वाली संगम नगरी प्रयागराज में अब भाजपा चुनाव से पहले महिलाओं का कुंभ कराने जा रही है। मातृशक्ति महाकुंभ के नाम से होने वाले आयोजन के लिए पूरे प्रदेश से 2.5 लाख महिलाओं को प्रयागराज बुलाया जा रहा है। शहर के परेड ग्राउंड पर होने वाले इस महाकुंभ में महिलाओं से पीएम मोदी सीधा संवाद करेंगे। महिलाओं के इस अनोखे कुंभ के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के साथ साथ आशा बहू और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी शामिल होने का न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश को 36,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा करते हुए योगी सरकार की तारीफ करते हुए गंगा एक्सप्रेसवे के फायदे बताए। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बुलडोजर माफिया और उसकी अवैध इमारत पर चलता है तो उसको पालने पोसने वालों को बड़ा दर्द होता है। शिलापट का अनावरण हो चुका है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और योगी को उपयोगी क्या कहा, इस पर अब सियासत तेज हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी उपयोगी नहीं अनुपयोगी हैं, क्योंकि इन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया, 24 घंटे काम करके भी बेरोजगारी बढ़ा दी। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। बताओ अनुपयोगी है कि नहीं है? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी है कि नहीं है? और जो अनुदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी है। जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया वो कौन है? और जिनके सांड खेतों में घूम रहे हैं वो कौन है? वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में पदयात्रा और जनसभा कर शक्ति प्रदर्शन किया। 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने वाले राहुल गांधी ने अमेठी को अपना घर बताया। इस दौरान राहुल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमला बोलते हुए दोनों जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने पीएम और भाजपा पर वार करते हुए कहा कि क्या आपको ऐसी निर्मम सरकार चाहिए जो सरकार गन्ने का बकाया नहीं दे सकती, जो किसानों के खाद के दाम नहीं दे सकती उन्हें, लेकिन पीएम हजारों करोड़ों के प्लेन से चल सकते हैं। यही नहीं, प्रियंका ने कहा कि पीएम ने वाराणसी में नौटंकी की है। वहीं राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि दोनों जनता का ध्यान भटकाते हैं। मोदी कभी गंगा स्नान करते हैं, कभी केदारनाथ चले जाते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया में मेरा भाषण 30 सेकंड चलेगा और मोदी का भाषण 6 महीने चलेगा। कभी नरेंद्र मोदी जी गंगा में स्नान करेंगे, कभी केदारनाथ चले जाएंगे, कभी हाईवे पे हवाई जहाज लैंड करेगा। पूरा का पूरा काम आपके ध्यान को कभी इधर ले जाना, कभी उधर ले जाना, कभी उधर ले जाना। मगर जो सच्चे सवाल है, बेरोजगारी और महंगाई, उन सवालों पर आपका ध्यान ना चला जाए। ये भाषण आएगा ना, ये टीवी पे 30 सेकंड चलेगा, उसके बाद ये भाषण नहीं चलेगा। मगर अगर ऐसा भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया हो तो वो 6 महीने चलेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे के दूसरे और अंतिम दिन भी समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा 3 विधानसभाओं से गुजरी, जिसमें रायबरेली, सदर, ऊंचाहार विधानसभा और सलोन विधानसभा शामिल रही। यहां अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया गया, कहीं गदा, कहीं स्मृति चिन्ह दिया गया। वहीं अखिलेश जगह जगह जनसभा को संबोधित भी करते रहे। अखिलेश यादव के साथ उनकी बेटी टीना भी रायबरेली पहुंची थी और अपने पिता अखिलेश यादव के साथ विजय रथ यात्रा में शामिल हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापा मारा, जिसमें मैनपुरी में रहने वाले RCL ग्रुप के मालिक मनोज यादव, लखनऊ में अखिलेश के निजी सचिव ज्ञानेंद्र यादव उर्फ नीटू और सपा प्रवक्ता राजीव राय के मऊ स्थित आवास पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की, जिसमें तमाम दस्तावेज खंगाले गए और पूछताछ भी की गई। अपने करीबियों के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ने से नाराज अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रायबरेली में विजय रथ यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि हार के डर से अब ये ईडी की भी छापेमारी कराएंगे और भाजपा कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय लोक कलाओं के अमृत उत्सव का आज समापन हो गया। लोहिया पार्क में चल रहे सांस्कृतिक आयोजन के आखिरी दिन लोक गायिका मालिनी अवस्थी समेत तमाम कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया। इस उत्सव का आयोजन मालिनी अवस्थी की संस्था सोन चिरैया की तरफ से किया गया था। इस मंच पर देश भर के तमाम कलाकार पहुंचे थे। पिछले 10 सालों से चल रही इस संस्था को अब सरकार ने सहारा दिया है। इसी उपलक्ष्य में देशज मंच बनाया गया। इस उत्सव के आखिरी दिन कार्यक्रमों की शुरुआत प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मिश्रा ने की।
को ही समर्पित करते हुए 3 दिवस का ऐसा लोक महोत्सव मनाएं जिसके माध्यम से कम लोग अपनी विरासत को जानें, अपनी लोक संस्कृति को जानें, क्योंकि यदि अपने विरासत को नहीं जानते तो देश को क्या जानेंगे। आगे बढ़िए, लेकिन अपनी विरासत को लेके आगे बढ़िए। तो ये 3 दिन का ये आज अंतिम प्रस्तुति थी, आज अंतिम दिन। तो आज आपने देखा बस्तर से हमारे बीच में आज लोक कलाकार पधारे थे। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जो पूरा एक ये हिंसक क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ से क्या सुंदर ढोल की थाप लेके आए।